हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीटेट मंत्रा। ये आज हमारी तीसरी क्लास है और जैसा कि हम पिछले 2 दिनों से सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस डिस्कस करते आ रहे हैं, आज भी हम उसी प्रकार से 15 क्वेश्चंस लिए हैं जो डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन। इससे पहले फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा कि आज आपके जो क्वेश्चन है, जो 20 अगस्त को आपका लास्ट सीटेट एग्ज़ाम हुआ था, इसमें जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड के मैंने दोनों पेपर से कुछ ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो हमेशा सीटेट में आते रहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है हमारे क्वेश्चंस। देखिए, आपका जो है पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। विफलता का मतलब होता है फ्रेंड्स फेलियर। देखिए, आरोपण जो होता है आपका 2 प्रकार का होता है, एक होता है आंतरिक आरोपण, एक होता है बाहरी आरोपण। आंतरिक आरोपण क्या होता है? आंतरिक आरोपण में होता है कि बालक अपने फेलियर के लिए, विफलता के लिए स्वयं में कमियों को ढूंढता है, और जो बाहरी आरोपण होता है उसमें जो बालक होता है वो स्वयं को छोड़ करके बाहरी चीज़ों में अपने कमियों को ढूंढता है। मतलब कोई पर्यावरणीय कारक होता है जिसमें वो देखता है कि वो उसकी गलतियों के लिए जिम्मेदार है, जिससे वह फेल हुआ है, ना कि उसकी कोई गलती है। तो आइए देखते हैं क्या है हमारे विकल्प। देखिए, पहला विकल्प दिया है कि मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त मेरा ध्यान भटका रहे थे। देखिए, यहाँ पे उसके कहने का अर्थ है कि वो इसलिए फेल हुआ है क्योंकि उसके दोस्त जो हैं वो उसका ध्यान भटका दे रहे। वहाँ वो स्वयं को हटा करके, मतलब स्वयं को बचा के अपने दोस्तों को ठहरा रहा है उसकी गलती के लिए। ठीक है, तो ये देखिए जो उसके दोस्त हैं ये एक पर्यावरणीय कारक है, तो आपका जो ये पहला विकल्प है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं। मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आते हैं। वहाँ अपने शिक्षक को उसकी गलती के लिए दोषी ठहरा रहे। तो एक तरह से देखिए शिक्षक भी आपका क्या है, ये पर्यावरणीय कारक है, तो आपका ए भी विकल्प गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। बिल्कुल, ये देखिए यहाँ पे उस स्वयं को कह रहा है कि हाँ ये उसकी गलती थी, वो एक्सेप्ट कर रहा है कि जिसकी वजह से वह विफल हुआ है। ठीक है, तो ये विकल्प आपका सही है। ठीक, चौथा देखते हैं। शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण मुझे अच्छे अंक नहीं मिले। यहाँ पे वो शिक्षक को दोषी ठहरा रहा है। ठीक है, शिक्षक भी आपका क्या है, एक पर्यावरणीय कारक है। ठीक है, तो ये जितने भी पर्यावरणीय कारक हैं वो आंतरिक आरोपण के लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं। वो किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? वो होते हैं बाहरी आरोपण के लिए। और आंतरिक आरोपण के लिए क्या जिम्मेदार होता है? जब कोई भी बच्चा या व्यक्ति स्वयं को समझे, ठीक है, कि हाँ ये मेरी गलती से हुआ है। ठीक, आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये जो अभिकथन और कारण वाले प्रश्न है वो इस समय ट्रेंडिंग में है। ठीक, तो आइए देखते हैं, लेकिन देखने से पहले इनके कुछ नियम समझिए। ठीक है, इन प्रश्नों को सॉल्व करते समय फ्रेंड्स सबसे पहले आपको क्या करना है कि अभिकथन को पढ़ना है। ठीक, अभिकथन को पढ़ने के बाद आपको देखना है कि जो अभिकथन दिया हुआ है ये सही है अथवा गलत। ठीक है, ये देखने के बाद फिर आप कारण की ओर आएंगे। कारण में आप फिर कारण पढ़ेंगे, फिर देखेंगे कारण सही है या गलत। ठीक, फिर जब ये देख लेंगे कि कारण सही या गलत, अगर कारण सही है, ठीक, तो आपको फिर ये देखना है कि कथन की सही व्याख्या करता है या नहीं। मतलब जो कथन में दिया हुआ है उससे जो कारण है वो रिलेट करता है कि नहीं। ठीक है, उसका रीजन है या नहीं। ठीक, तो आइए देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है कि शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, आपने थॉर्नडाइक के साहचर्यता का नियम पढ़ा होगा। ठीक है, थॉर्नडाइक कहते हैं कि जो उच्च अधिगम है वो निम्न अधिगम को प्रभावित करता है। मतलब उच्च अधिगम से हमारा तात्पर्य है कि जो व्यक्ति हमसे ज़्यादा जानता है, यदि हम उसके साथ रहेंगे तो हम भी कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो आइए आप इसका कारण देखते हैं। कारण आपका दिया हुआ है कि सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। देखिए, ये बिल्कुल सही बात है। इस बात का अगर देखें तो वाइगॉत्स्की समर्थन करते हैं कि जब बच्चा सामाजिक संपर्क में रहेगा, समाज में इंटरेक्शन करेगा, अंतःक्रिया करेगा, तब उसका विकास अच्छे से हो पाएगा। तो आपका अगर देखिए अभिकथन, तो ये थॉर्नडाइक की अगर साहचर्यता के नियम के अनुसार देखें तो आपका अभिकथन सही हो गया। और इसका कारण को अगर देखते हैं तो इसका कारण जो है ये वाइगॉत्स्की के अनुसार सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अभिकथन भी आपका सही है और आपका यहाँ पे क्या है, जो कारण दिया हुआ है वो भी सही है। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों सही है। और देखिए, जो अभिकथन है उसका जो कारण है वो व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, देखते हैं। ये सही है परंतु आर गलत है, ऐसा नहीं है।
दूसरा देखिए ए और आर दोनों गलत हैं, ए भी सही विकल्प है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल ए आपका सबसे सही आंसर है। चौथा ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। आइए आपका तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है। मतलब पूछ रहा है कि बच्चों को समस्या समाधान करता बनाना है, ठीक है। बच्चों में ऐसे कौशल को विकसित करना है जिससे वो उनकी अधिगम संबंधी या जीवन संबंधी समस्याओं को दूर कर पाएँ, ठीक। तो कह रहा है उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के लिए अवसर देना, ठीक है। स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित करना और घोषणात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना। तीसरा देखते हैं, कठिन समस्याओं से बचने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना, ठीक है। उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान उपलब्ध कराना। देखिए अगर आप उनको समस्याओं का तैयार समाधान पहले से उपलब्ध करा देंगे, ठीक है, तो फिर वो खुद से क्या सीखेंगे, ठीक। आप जब तक उनके साथ हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, जब तक वो स्कूल में है तब तक तो आप उनके समस्याओं का समाधान कर देंगे, लेकिन आगे के जीवन में तो ए विकल्प आपका जो है, चौथा ए विकल्प आपका गलत हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, कठिन समस्याओं से बचने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना। आप स्वयं सोचिए कौन सी समस्या आसान होती है, सभी समस्याएं कठिन ही होती हैं, बस ये है कि समस्याओं के कठिनाइयों के स्तर में थोड़ा सा अंतर हो सकता है, लेकिन समस्याएं सभी कठिन होती हैं। और बचने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना, बताइए अगर वो कठिनाइयों से बचते रहेंगे तो किस हद तक बचेंगे। हाँ, ये भी बात आपका गलत है। स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित करना और घोषणात्मक ज्ञान पर ध्यान देना। देखिए स्वतंत्र चिंतन को हमें हतोत्साहित नहीं क्या करना होता है, प्रोत्साहित करना होता है, ठीक है फ्रेंड। स्वतंत्र चिंतन को हमें क्या करना है, प्रोत्साहित करना है, नहीं कि हतोत्साहित। हतोत्साहित स्वतंत्र चिंतन के लिए एक नकारात्मक शब्द है, बच्चे को कहीं भी कभी भी हतोत्साहित नहीं करना है। पहला विकल्प देखिए, उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के लिए अवसर देना। बिल्कुल देखिए जहाँ बच्चे को अवसर दिया जा रहा हो, जहाँ बच्चा सक्रिय रूप से कोई कार्य कर रहा हो, वो विकल्प हमारे लिए सबसे सही होता है। देखिए बुद्धि मंथन से हमारा तात्पर्य है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है। ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब जिस प्रकार आप देखे होंगे अपने घर में या किसी दुकान पे दही का मंथन करते हैं, ठीक है, उसमें से क्या निकालने के लिए, मक्खन निकालने के लिए। उसी प्रकार व्यक्ति अथवा बालक के द्वारा बुद्धि का भी मंथन किया था। जैसे हमारे बुद्धि में कई प्रकार के तत्व हैं, कई प्रकार की जानकारियाँ, ठीक है, लेकिन एक समय में हमें जिस प्रकार की जानकारी होती है हम मंथन करते हैं। मंथन का मतलब चिंतन करते हैं, चिंतन के माध्यम से उन तथ्यों को अपने मस्तिष्क से बाहर निकालते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, बुद्धि मंथन कहते हैं, ठीक है। आइए चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए आपका फिर चौथा प्रश्न वही आ गया, रीजन और एजर्सन वाला। देखिए निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। देखिए बिल्कुल सही बात है, आपका वातावरण कैसा होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। सार्थक का मतलब मीनिंगफुल, ठीक है। और जहाँ बच्चे सक्रिय हैं उससे बढ़िया कुछ हो सकता है क्या। आपका जो अभिकथन है ये बिल्कुल सही है। आइए इसका कारण भी देखते हैं। सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। देखिए ये बात बिल्कुल से, हमारा संरचनावाद यही कहता है कि बच्चे ज्ञान के अर्जन के लिए जिज्ञासु होते हैं, सकारात्मक रूप से प्रेरित होते हैं और हर बच्चा हमारा सीखने के लिए सक्षम होता है, ठीक है। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता कि जो सीख ना सके। हमें क्या करना होता है, बस अपनी विधियों में थोड़ा सा परिवर्तन करना होता है। हर बच्चा एक ही विधि से बस नहीं सीख सकता है, ठीक है। तो आपका दोनों बातें सही हैं और देखिए जो कारण है उपकथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो देखते हैं ये सही है परंतु आर गलत है, ये तो आपका गलत हो गया। ए और आर दोनों गलत हैं, ये तो गलत बात है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल फ्रेंड्स आपका यहाँ देखिए ये आपका तीसरा विकल्प सही है और ये आपका गलत है, ठीक है। चौथा, आइए पांचवा प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए पांचवें प्रश्न को ध्यान से देखिए। पांचवा प्रश्न आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स जो गतिक कौशल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, स्थूल गतिक कौशल और सूक्ष्म गतिक कौशल। स्थूल गतिक कौशल का मतलब होता है आपका ये जो है ग्रॉस मोटर स्किल्स, ठीक है। ये क्या होते हैं आपके ग्रॉस मोटर स्किल्स। और आपका एक होता है सूक्ष्म गतिक कौशल, फाइन मोटर स्किल, ठीक है। ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल, ठीक है, ये दो प्रकार के आपके कौशल होते हैं। जो यहाँ पूछ रहा है एक ग्रॉस मोटर स्किल पूछ रहा है सूक्ष्म गतिक कौशल। देखिए दोनों में अंतर क्या होता है
कि जो ग्रॉस मोटर स्किल होता है, ठीक है, मतलब स्थूल गति कौशल, उसमें जो बालक है वो अपने बड़े मसल्स का प्रयोग करता है। बड़े मसल्स जैसे हाथ, पैर अथवा तथा पूरे शरीर का प्रयोग करता है, ठीक है। इसमें किस तरह के कार्य शामिल होंगे, जैसे दौड़ना, कूदना, फुदकना, इस तरह के। और जो आपका फाइन है, फाइन मतलब सूक्ष्म गति कौशल, इसमें क्या होता है, इसमें हाथों और उंगलियों का, हाथ, उंगली और आँख का जो है समन्वय होता है। मतलब बच्चा आँख से ध्यान से देखेगा तभी उस कार्य को कर पाएगा, ठीक है। मतलब इसमें छोटे मसल्स का यूज होता है, ठीक है। जैसे आपका बुनाई करना हो गया, किसी माले में किसी धागे में किसी मोती को पिरोना हो गया, ठीक है, इस तरह का काम होता है, ठीक है। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि एक बार सीटेट ने पूछा हुआ है कि रेत में पैर की उंगली घुसाना किस तरह का है, तो ये भी आपका किस में आता है, सूक्ष्म में आता है, ठीक है। और एक चीज़ आपको क्या ध्यान देना है, एक चीज़ आपको ध्यान देना है फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो आपका ये मतलब गतिक कौशल का जो विकास होता है, ठीक है, मोटर स्किल्स का जो डेवलपमेंट होता है वो किस दिशा में होता है। सबसे पहले आपका होता है ग्रॉस मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट, ठीक है। सबसे पहले आपका क्या होता है, ग्रॉस मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट होता है। उसके बाद से आपके फिर फाइन होता है, मतलब पहले बच्चा अपने बड़े मसल्स को संभालना सीखता है, फिर छोटे मसल्स पे आता है, ठीक है। तो ये भी प्रश्न आपका आया हुआ है कि जो गतिक कौशल है वो किस दिशा में जाता है, तो आपका एक ग्रॉस से फाइन की ओर जाता है। अब इसको आप याद कैसे रखेंगे, जीएफ, ठीक है। ये ओ वाली जीएफ की बात नहीं कर रहा हूँ जो आप अभी सोच रहे होंगे, एक ग्रॉस टू फाइन की बात हो रहा है, ठीक है। तो आइए हम अपने प्रश्न की ओर आते हैं। देखिए ऑप्शन दिया, एक कागज पर एक बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना। देखिए आयत को अगर एक कागज पे रूपरेखा के अनुसार, मतलब आपके अंगुलियों का, ठीक है, और आपकी आंखों का कोऑर्डिनेशन हो रहा है, मतलब ये क्या हो गया, सूक्ष्म गतिक कौशल हो गया। और हमसे पूछा क्या है, स्थूल गतिक कौशल, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, सूक्ष्म गतिक कौशल। बुनाई, बुनाई में भी देखिए आपके हाथों और आंखों का कोऑर्डिनेशन होता है, तो ये भी क्या हो गया, सूक्ष्म गतिक कौशल हो गया। तैरना, तैरने में देखिए आप अपने हाथ पैर पूरे बॉडी को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है पांचवे का यही तीसरा से। और एक कागज पर वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काटना, यहाँ पे भी आपकी वही बात हुई, हाथों और आंखों कोऑर्डिनेशन है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सूक्ष्म गतिक कौशल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपका दिया है कि अधिगम के लिए आकलन, मतलब असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है, का मुख्य लक्ष्य क्या है, ठीक। मतलब जो अधिगम के लिए आकलन होता है, मतलब अधिगम प्रक्रिया के दौरान जो आकलन चलता रहता है उसी को ही कहते हैं कि अधिगम के लिए आकलन, इसका मुख्य लक्ष्य पूछ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है, विद्यार्थी के प्रदर्शन की तुलना एक मानक या तय पैमाने से करना। देखिए हमें कभी भी विद्यार्थियों की तुलना नहीं करनी होती है, ठीक है। तुलना शब्द अपने आप में नकारात्मक है, ठीक। देखते हैं दूसरा क्या कह रहा है, उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। देखिए हमें वर्गीकृत नहीं करना होता है, कैटेगराइज नहीं करना होता है, ठीक है। हमें बच्चों का ग्रुप भी नहीं बनाना होता है। हाँ, एक कंडीशन में ग्रुप बनाना होता है कि जब अलग अलग तरह के बच्चों को एक साथ रखा जाए, ठीक है, वो ग्रुप आपका अच्छा है। लेकिन ऐसे वर्गीकृत कर देना कि धीमे सीखने वाला, तेज़ सीखने वाला, कम सीखने वाला, ज़्यादा सीखना, तो ये हमारे लिए बहुत ही गलत है, हमारी शिक्षण पद्धति के लिए ये सकारात्मक नहीं है। विद्यार्थी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड देना, चलिए ठीक है, चौथे ऑप्शन की ओर जाते हैं। विद्यार्थी को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। देखिए हमारा जो आकलन होता है वो किस लिए होता है, हाँ, यही समझने के लिए कि विद्यार्थी को समस्या कहाँ आ रही है, ठीक। तो ये आपका चौथा विकल्प क्या कह रहा है कि विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग अधिगम में सुधार के लिए, मतलब प्रतिपुष्टि प्रदान करेंगे और जिसके उपयोग से उसका क्या होगा, अधिगम में सुधार होगा। तो आपका जो चौथा विकल्प है ये बिल्कुल सही है। और प्रदर्शन के मूल्यांकन कर देना और ग्रेड दे देना ये अधिगम असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए ये बात उपयुक्त नहीं होती है, ठीक है। आइए 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 7वां प्रश्न आपका पूछ रहा है कि शैशवावस्था में सामाजिकरण की संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की संस्थाएं भी महत्वपूर्ण होती हैं। देखिए आपकी जो सामाजिकरण की प्रमुख संस्थाएं हैं, जो सोशलाइजेशन एजेंसीज है, वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं प्राथमिक जिसे प्राइमरी कहते हैं,
एक होती है सेकेंडरी जिसे माध्यमिक कहते हैं। आपकी जो प्राथमिक संस्था है ये आपका होता है परिवार, ठीक, ये आपका फैमिली होता है। और सेकेंडरी में आपका स्कूल आ जाता है, मीडिया आ जाता है, आपका नेबरहुड पड़ोस आ जाता है, और आपके सहपाठी मतलब पीयर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रश्न में क्या पूछा हुआ है कि शैशवावस्था, शैशवावस्था का मतलब जन्म के बाद की अवस्था, ठीक है, सामाजिक। तो जन्म के बाद बच्चा कहाँ होता है, वो अपने परिवार में होता है। तो इसका मतलब यहाँ क्या भराएगा, प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी एजेंसी। तो प्राइमरी में आपका क्या आता है, फैमिली, लेकिन यहाँ ऑप्शन में फैमिली नहीं दिया हुआ है, लेकिन प्राथमिक कहाँ है, देखिए तीसरे में आपका प्राथमिक दिया हुआ है। और उसके बाद प्रारंभिक बाल्यावस्था में जब थोड़ा बच्चा बड़ा होने लगता है तब वो क्या करता है, वो टीवी देखना स्टार्ट करता है, मतलब मीडिया, वो स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो उसका सोशलाइजेशन कहाँ होता है, टीवी देखकर, स्कूल जाकर, अपने पड़ोस में खेलेगा, अपने दोस्तों के साथ घूमेगा। तो सामाजिकरण की जो प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की संस्था क्या हो जाएगी, माध्यमिक, मतलब सेकेंडरी द्वितीयक। तो आपका सातवें का ये जो तीसरा विकल्प है ये सही हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि जो सामाजिकरण के लिए जो सबसे उपयुक्त जगह होती है बच्चे की, बच्चे का सबसे ज़्यादा सामाजिकरण कहाँ होता है, तो ये याद रखिएगा कि खेल के मैदान में, ठीक, खेल मैदान, ठीक है, बच्चे का सबसे ज़्यादा सामाजिकरण होता है खेल मैदान में, ठीक। आइए आठवें प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए आठवां प्रश्न आपका दिया हुआ है कि, ठीक है, आठवां प्रश्न दिया कि शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि, मतलब कि ऐसे शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं के लिए काम कर रहे हैं। समावेशी कक्षा मतलब एजुकेशन फॉर ऑल, ऐसी कक्षा जहाँ पे तरह तरह के बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, अलग अलग समाज के अलग अलग भाषा बोलने वाले ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं। ऐसी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी कक्षा में शिक्षक को पाठ्यचर्या में अनुकूलन करें, ठीक है भाई, जो आपकी पाठ्यचर्या है उसमें स्वयं को अनुकूलित करेंगे, बिल्कुल अनुकूलित नहीं करेंगे तो पढ़ाएंगे कैसे, विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, बिल्कुल सही बात है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हमारे क्लास में विविध दृष्टिकोण वाले बच्चे हैं तो हमें अपने शिक्षण पद्धति में भी विविध दृष्टिकोण शामिल करना पड़ेगा, अन्यथा कुछ बच्चे सीख पाएंगे, कुछ बच्चे नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। तो ये दूसरा विकल्प भी सही है। अपने स्वयं अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रह की जांच करें, बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स। ये जो पूर्वाग्रह का मतलब होता है कि पूर्व निर्णय, पूर्व निर्णय का मतलब ऐसे निर्णय जो पहले से ही चलते आ रहे हैं लेकिन हम उनकी जांच नहीं करते हैं, ठीक, बिना जांच किए बिना दूसरों से सुन के मान लेते हैं, उसे ही पूर्वाग्रह कहते हैं, ठीक है। तो अगर पूर्वाग्रहों की जांच नहीं करेंगे तो भाई कक्षा में कैसे पढ़ा सकते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। विविधता को बाधा के रूप में नहीं फ्रेंड्स, विविधता को बाधा के रूप में हमको नहीं देखना है, विविधता को हमको एक एसेट के रूप में देखना है, ठीक है। विविधता बाधा नहीं होती है, विविधता हमारे लिए अच्छी है, ठीक। हमारा जो संविधान है वो भी विविधता में एकता की बात करता है, ठीक है। तो विविधता हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए बाधा नहीं है, बल्कि ये एक एसेट है, ठीक। तो ये आपका गलत है। तो देखिए पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। तो देखते हैं कहाँ है, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे विकल्प में से आपका आठवें का तीसरा सही है। आइए नौवें प्रश्न की ओर चलते हैं। नौवां प्रश्न देखिए क्या करा है कि विद्यार्थियों की सीखने में शैलियों में विविधता, मतलब जो लर्निंग है उनकी, ठीक है, उसमें जो विविधता है, ठीक है, मतलब अलग अलग तरीके से बच्चे सीखते हैं। कुछ बच्चे क्या होते हैं, खेल करके सीखते हैं, ठीक है, कुछ बच्चे वीडियो देख करके सीखते हैं, कुछ बच्चे ऑडियो बुक्स सुन के सीखते हैं, ठीक है। तो ये सीखने में विविधता होती है, ये हम सबके अंदर पाई जाती है, ठीक है। कुछ बच्चे बस किताबों को पढ़ना पसंद करते हैं, इसी को ही क्या कहते हैं, सीखने में शैलियों की विविधता, ठीक। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है कि विद्यार्थियों के सीखने में शैलियों में विविधता को क्या समझना चाहिए, ठीक। ये प्रश्न पूछा को शिक्षण की प्रक्रिया में बाधा और अवरोध, बिल्कुल नहीं। अगर हम विविधता समझ लेंगे तो बताइए दो व्यक्ति कभी एक समान होते हैं, या उनके कार्य करने की जो स्टाइल है, कार्य करने का तरीका है, या फिर जो भी है सब कुछ हमारा क्या है, भिन्न होता है एक दूसरे से, ठीक। तो अगर हम ऐसे लर्निंग वे को ही, मतलब जो हमारे सीखने की शैलियाँ हैं उनको ही बाधा मान लेंगे तो हम बच्चों को कैसे सिखा पाएंगे, जबकि हमारे कक्षा में ऐसे बच्चे आते हैं जो क्या होते हैं, अनेकों प्रकार से सीखते हैं, अलग अलग तरीके से ज्ञान का अर्जन करते हैं। तो आपका पहला विकल्प जो है ये गलत है, ठीक। को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। प्रतिबिंब का मतलब होता है दोस्तों रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये विकल्प कह रहा है
कि उनको महत्व दिया जाए, ठीक है, जो विविधता है लर्निंग में। और कैसे देखा जाए कि रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी का मतलब हुआ कि मानव विविधता के प्रतिबिंब, मतलब जैसे हमारी जो वैयक्तिक भिन्नताएं होती हैं उन्हीं के तरह इनको भी समझना चाहिए। बिल्कुल सही, जिस तरह से हम एक दूसरे से भिन्न है, ठीक है, एक तरह वैसे हमारे सीखने की जो तरीका है, सीखने का जो क्षमता है वो भी भिन्न है, ठीक है। इस बात को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। आपका दूसरा जो विकल्प है वो बिल्कुल सही है। फिर भी हम तीसरे और चौथा देखेंगे, ठीक है। हमें बेस्ट आंसर चाहिए होता है हमेशा कि अपेक्षा की जाए और सीखने की शैलियों में एक रूपता। देखिए फ्रेंड्स, अगर सीखने की शैलियों में एक रूपता ला देंगे, मतलब सबको कह देंगे कि हर कोई किताब ही पढ़ेगा, ठीक है, हर कोई किताब ही पढ़ेगा, हर कोई वीडियो देखकर ही पढ़ेगा, मतलब कोई एक पद्धति अपना लेंगे कि बस सबको किताब ही पढ़ना, तो ऐसे में क्या अधिगम प्रभावशाली हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। जिन बच्चों को किताब पढ़ना पसंद है वो तो भाई पढ़ेंगे, लेकिन जिनको नहीं पसंद है उनका क्या होगा? उनका तो अधिगम नीरस हो जाएगा। तो ये विकल्प आपका बिल्कुल, एक रूपता नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपका मल्टीपल वे अपनाना चाहिए, ठीक है। मल्टीपल मेथड्स अपनाएंगे, मल्टीपल गेम्स अपनाएंगे, मल्टीपल टीचिंग मेथड्स अपनाएंगे, मल्टीपल टीचिंग मटेरियल्स अपनाएंगे, ठीक है। आइए चौथे विकल्प की ओर चलते हैं। को शिक्षण एवं प्रक्रिया के दौरान ध्यान में, बिल्कुल। देखिए फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि आपकी कक्षा में जो कुछ भी चल रहा है आपके टीचिंग के दौरान, आपको उन हर चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ठीक है। आप उस समय कुछ भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जहाँ इग्नोर करने वाली बात आए वो बिल्कुल ही गलत होती है, ठीक। तो आइए देखते हैं इसको क्या करेंगे। हम 9वें का महत्व देंगे और विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखेंगे, ठीक है। तो 9वें का आपका दूसरा आंसर सही होगा। आइए 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 10वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। हमारा 10वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए, ठीक है। अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य है समालोचनात्मक चिंतन का विकास, ठीक है, अच्छी बात है। तथ्यों को रटना, देखिए हमें कभी भी रटने पर फोकस नहीं करना, ठीक है। रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा एजुकेशन में। बच्चा रटेगा, वो यंत्रवत रट लेगा, परीक्षा में लिख लेगा, पास हो जाएगा, लेकिन उसको जीवन में उपयोग नहीं कर पाएगा, ठीक है। देखिए तीसरा ऑप्शन कह रहा है यंत्रवत याद करने के पूर्वाभ्यास में उत्कृष्ट बना। देखिए कभी भी याद करना और ये यंत्रवत शब्द तो अपने आप में याद करने से भी ये अधिक प्रभावशाली है विकल्प को गलत ठहराने के लिए, ठीक है। तो आपका ये तीसरा विकल्प भी गलत हो जाएगा। चौथा, समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है फ्रेंड्स की कंपटीशन। हमें देखिए कभी भी कंपटीशन को महत्व नहीं देना है, ठीक है, ये विकल्प गलत है। तो समालोचनात्मक चिंतन का विकास मतलब क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है कि बच्चा मल्टीपल वे में सोच पाए, ठीक है, एक ही प्रॉब्लम्स के कई सारे सॉल्यूशंस निकाल पाए, ठीक है, इसी को कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। तो आपका ये जो 10वें का पहला है आपका बिल्कुल सही है। आइए फ्रेंड्स 11वें की ओर चलते हैं, 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न देखिए आपका क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक मतलब क्रिटिकल व रचनात्मक, रचनात्मक का होता है क्रिएटिव चिंतन को बढ़ावा देगा। मतलब ऐसा प्रश्न हो जिसमें बच्चा तरह तरह की चीज़ें सोच पाए, मुक्त रूप से सोच पाए, उसके विचारों में मौलिकता हो, ठीक है। देखते हैं। देखिए फ्रेंड, जब भी ऐसा प्रश्न आए कि आपको ऐसा प्रश्न चूज करना है कि जिसमें बच्चा मुक्त रूप से सोचे, विचारों की मौलिकता, तो वहाँ पे हमें हमेशा ऐसे प्रश्न को चूज करना है कि जिसका कोई बधा बधाया उत्तर ना हो, ठीक है। बच्चा स्वतंत्र रूप से जो उस समय उसके बारे में सोच सकता है उसके बारे में सोच के उत्तर दे, ठीक है। ऐसा प्रश्न नहीं होना चाहिए कि जिसका उत्तर पहले से फिक्स है, ठीक। आइए विकल्प देखते हैं। पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों, ठीक है। आपके शहर में पानी कहाँ से आता है? बच्चा बता देगा कि नगर पालिका से आता है, ठीक है। ये बिल्कुल ही रटा रटाया वाला बात है। आपके देश में कुल कितने राज्य और कितनी राजधानी, ये भी रटने वाला तथ्य है जो कि पहले से फिक्स है, इसमें कुछ भी नया नहीं होगा। आपके देश का नाम व मानचित्र पर, इसमें भी देखिए दोस्त भौगोलिक स्थिति पूछ रहा है, ये भी आपका पहले से फिक्स है जो कि बच्चा रट सकता है। इसमें वो तुरंत कुछ मौलिक नहीं करेगा, ठीक है, कुछ ओरिजिनलिटी नहीं होगी उसके विचारों में। तो देखिए आपका पहला ऑप्शन बता रहा है कि पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों। यहाँ पे देखिए बच्चा भिन्न भिन्न कारण प्रस्तुत करेगा कि कौन सा तरीका हो सकता है और ये भी एक्सप्लेन करेगा कि क्यों। यहाँ पे उसके विचारों में मौलिकता होगी, अतः आपका जो पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ठीक है। आइए 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न आपसे कह रहा है कि समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है, मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या शामिल है। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है कि दोस्तों
कि कक्षा में सभी छात्रों के साथ एक जैसा व्यवहार करना, मतलब एक जैसा व्यवहार करने से मतलब है कि सबको समता में रखना, समानता में रखना है। एक जैसे व्यवहार से ये तात्पर्य नहीं है कि एक जैसे मतलब स्ट्रिक्ट मेथड्स अपनाना अपनी टीचिंग में, ठीक है। वहाँ आपको लचीलापन चाहिए पढ़ाते समय, ठीक है, लेकिन आपकी नज़रों में हर बच्चा समान होना चाहिए, ठीक है, भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। सभी शिक्षार्थियों के लिए मानक पाठचर्या। मानक पाठचर्या का मतलब समझ रहे हैं आप? मानक का मतलब होता है कि स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि जिसमें लचीलापन ना हो। लचीला का आपका विपरीत शब्द है मानक। समावेशी कक्षा के लिए मानक पाठचर्या नहीं चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए? लचीली पाठचर्या होता, ठीक है। तो ए विकल्प आपका सही हो जाता, लचीली पाठचर्या, ठीक है। विद्यार्थियों का उनकी योग्यताओं के आधार पर पृथक्करण। देखिए दोस्तों, पृथक्करण मतलब सेग्रीगेशन, वर्गीकरण मतलब कैटेगराइजेशन। आपको पृथक्करण और वर्गीकरण कभी नहीं करना है, ठीक है। बच्चों का अलगाव थलगाव कभी नहीं करना है। हाँ, एक साथ रख सकते हैं उनको ग्रुप में, लेकिन कब? एक तरह के बच्चे वहाँ नहीं होने चाहिए, वहाँ अलग अलग प्रकार के बच्चे होने चाहिए, जिससे वो आपस में अंतःक्रिया करके सीख सकते हैं कुछ, ठीक है। तो आपका ए भी विकल्प गलत हो जाएगा, ठीक। तीसरा दिया है, विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों को केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान। देखिए आपका, मैंने पहले भी बताया कि जो केवल शब्द है ये नकारात्मकता की ओर इशारा करता है, ठीक है। यहाँ 99% चांस होता है कि आपका जो ऑप्शन होगा वो गलत होगा, ठीक। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है। देखिए, व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठचर्या में लचीलापन। देखिए यहाँ मैंने कहा था ना कि लचीला होना चाहिए, बिल्कुल आपका पाठचर्या में देखिए यहाँ लचीलापन है और व्यक्तिगत अंतरों की पहचान मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस की पहचान आप कर पा रहे हैं कि कौन सा बच्चा किस तरह से सीखना चाहता है, उसको कौन सा मेथड पसंद है। बच्चों में जो सीखने में अंतर है, मतलब उनके सीखने की स्टाइल में जो अंतर है, आप उसको पकड़ पा रहे हैं और उसके अनुसार अपने शिक्षण पद्धति में परिवर्तन करके अपने कक्षा में अधिगम करवा पा रहे हैं, ठीक है। तो आपका 12वें का जो चौथा विकल्प है वो बिल्कुल ही सही है, ठीक है। आइए फ्रेंड्स 13वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 13वां प्रश्न आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अप्रेरणा का उदाहरण है, ठीक है। अप्रेरणा से हमारा तात्पर्य है मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है कि किसी कार्य को करने के लिए जो हमारे अंदर उत्प्रेरक होता है, ठीक है, उसी को ही हम मोटिवेशन कहते हैं, ठीक। आइए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया आंतरिक अप्रेरणा। देखिए अप्रेरणा दो प्रकार की होती है, आंतरिक अप्रेरणा और बाहरी अप्रेरणा। आंतरिक अप्रेरणा आपकी सकारात्मक होती है और बाहरी अप्रेरणा आपकी नकारात्मक होती है। आंतरिक प्रेरणा में कोई भी व्यक्ति अथवा बच्चा स्वयं के आनंद के लिए कोई कार्य करता है, ठीक है, वो स्वयं के लिए करता है, वहाँ कोई बाहरी कारक नहीं होता है, ठीक है। वो स्वयं के लिए मतलब जो भी काम करेगा वो स्वयं के लिए करेगा, वो स्वयं से इंस्पायर्ड होगा। लेकिन जब बाहरी प्रेरणा की बात करेंगे तो वहाँ कोई लालच हो सकता है, कोई दंड हो सकता है, ठीक है, इस तरह का होगा। तो आइए देखते हैं क्या है विकल्पों में। शिक्षक को प्रभावित करने के लिए परियोजना को पूरा करना। देखिए फ्रेंड्स, शिक्षक बाहरी कारक है, आंतरिक शिक्षक जो है वो बाहरी कारक है, आंतरिक कारक नहीं है, ठीक है। और शिक्षक को प्रभावित करने के लिए मतलब स्वयं के आनंद के लिए वो नहीं कर रहा है, वो बस किस लिए कर रहा है? बस शिक्षक हमारा किसी तरीके से हमसे इम्प्रेस हो जाए, ठीक है। तो ये विकल्प आपका गलत है। देखिए दूसरा दिया है, व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना मतलब कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे तबला हो गया, हारमोनियम हो गया, उसको खुद के मज़े के लिए बजा रहा है। बिल्कुल देखिए यहाँ वो आंतरिक रूप से प्रेरित होगा, ठीक है, क्योंकि जो काम है वो खुद के लिए कर रहा है, किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहा है, ना किसी दिखावे में कर रहा है, ना किसी पुरस्कार के लिए कर रहा है, ना किसी के बातों में आके कर रहा है, वो खुद से कर रहा है, मतलब सेल्फ मोटिवेटेड है, ठीक है। सेल्फ मोटिवेटेड को ही आंतरिक प्रेरणा के रूप में आप देख सकते हैं, ठीक। डांट से बचने के लिए, डांट भी देखिए आपका क्या है, पर्यावरणीय कारक है, वो बाहर है, वो आंतरिक नहीं है, ठीक है। चौथा देखिए, पुरस्कार राशि पाना, पुनर्बलन दे देना, ये सब व्यवहारवादियों का काम है, ये हमारे यहाँ संरचनावाद में नहीं चलता है, ठीक है। तो इसको आपको नकार देना है। आइए 14वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 14वां प्रश्न आपका फिर आ गया निम्नलिखित कथन और अजर्सन वाला। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए अभी कथन दिया हुआ है, शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जाति समूहों के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। देखिए फ्रेंड्स, विद्यार्थियों में जो रूढ़िवादिता है उसको तोड़ने के लिए, वो चाहे जातीय समूहों के बारे में हो या किसी बारे में हो, अगर रूढ़िवादी विचार है तो उसको तोड़ना शिक्षक का पहला कर्तव्य हो जाता है कक्षा में, ठीक है।
तो देखिए जो रूढ़िवादी विचारधारा होती क्या है, पहले इसको समझिए। जो आपकी पुरानी समय से बातें चलती आ रही हैं, मतलब जो परंपरागत बातों को मानते चले आए, ठीक है, मतलब अपने बाबा से सुना, अपने दादा से सुना, लेकिन उस पर कभी स्वयं का चिंतन नहीं किया, खुद नहीं सोचा कि बात सही है या गलत, बस उसको मानते हुए एक तरह से उसको अपने संस्कृति में ढाल लिया और चले आया, उसी को कहते हैं रूढ़िवादिता, ठीक है। तो उसको तोड़ना फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी होता है। और जाति समूह के बारे में तो बिल्कुल जानते, जैसे हमारे समाज में अब तो काफ़ी सुधार हो चुका है, लेकिन पहले क्या था कि जो नाई है, नाई बाल काटने का काम करता था, ठीक है। स्कूल में जो ब्राह्मण है वो शिक्षा देने का काम करता था, और जो आपका मदरसा है उसमें जो मौलवी हैं वो शिक्षा देने का काम करते थे। मतलब लोगों को जातीय समूहों में वर्गीकृत किए थे, जो कि आज भी है, लेकिन उस समय उनका पेशा भी उसी जाति पे ही आधारित होता था, जो कि बिल्कुल गलत है। और हमारा देखिए फ्रेंड्स जो है संविधान में वो भी कहता है कि सबको समान अवसर मिलना चाहिए, ठीक है, समानता और समता की बात करता है। तो ऐसे में जातीय समूहों में बांट देना लोगों को और उनके लिए विशेष कार्य निर्धारित कर देना कि तुमको यही करना है, ये तो गलत है फ्रेंड्स, ये हमारे रुचि अभिरुचि के खिलाफ है, ठीक है। तो ये बात आपका बिल्कुल सही है कि उनको क्या करना चाहिए, रूढ़िवादिता को तोड़ना चाहिए, ठीक। देखिए इसका कारण क्या दिया हुआ है, शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही बात है। देखिए फ्रेंड्स, जब समालोचनात्मक चिंतन होगा, क्रिटिकल थिंकिंग होगी और बच्चा आत्मचिंतन करेगा, मतलब खुद की गहराइयों में जाके सोचेगा, तभी वो इन जो मतलब समाज की ये जो भयावह बीमारियां हैं रूढ़िवादिता जैसे, उनसे तभी वो निपट पाएगा, ठीक है। तो दोनों बातें सही हैं। और यहाँ पे देखिए ए भी सही है, आर भी सही है, और देखिए आर जो है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो देखते हैं हमारा आंसर कहाँ पे है। ए सही, ए तो गलत है, ए और आर दोनों से, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ये बात आपका गलत है। आर और ए, यहाँ पे ए होना चाहिए फ्रेंड्स, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल आपका 14वें का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 15वें प्रश्न की ओर हम चलते हैं। 15वां प्रश्न आपका देखिए क्या हुआ है, निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है। ये पूछ रहा है कि जो कथन दिया हुआ है वो विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। जो बच्चे कह रहा है कि जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं, उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। देखिए फ्रेंड्स, ये बात बिल्कुल सही है। यदि आप नॉम चॉम्स्की का थियरी पढ़े होंगे जो भाषा के बारे में है, वो बात करते हैं किसकी, वो बात करते हैं नॉम चॉम्स्की जी एलएडी की, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, मतलब भाषा अधिग्रहण यंत्र, ठीक है। ये क्या होता है, ये आपका 0 to 6 ईयर्स, मतलब अर्ली चाइल्डहुड तक बहुत तेज़ी से एक्टिव रहता है, और उसके बाद ये क्या होता है, वीक हो जाता है, मतलब कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। उस समय 6 साल के बाद बच्चे का जो भाषा अर्जन करने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। और ये आपका जो पूरा कथन है फ्रेंड्स, ये देखेंगे तो ये पूरा कथन ही वाइगॉत्स्की के थियरी से उठा के यहाँ रखा हुआ है, और इनडायरेक्टली आपसे वाइगॉत्स्की ही पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए शुरुआती वर्षों में अगर उनको अनुकूल वातावरण नहीं मिलेगा, ठीक है, तो सही बात है भाई, अगर किसी को भी शुरुआती समय में आपको भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण ही नहीं मिलेगा तो आप उस भाषा को कैसे सीख पाएंगे, ठीक है। और बाद में आएंगे तो आपका जो भाषा का अर्जन है वो कमज़ोर है, जिसकी वजह से आपको भाषा चुनने में क्या होगा, कठिनाई होगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या दिया है, भाषा का विकास पूरी तरह आनुवांशिकी पर निर्भर है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स, देखिए पूरी तरह एक पूरी तरह केवल, ये सब जहाँ दिख जाए वहाँ से आप दूर भागिए, वो सब एकल ऑप्शन की तरफ ले जाते हैं, और एकल इशारा जो भी करता है वो सही नहीं होता है, ठीक है। भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित हैं, चलिए ठीक है। यहाँ पे अगर भाषा की जगह कॉग्निशन होता तो समझ में आता, मतलब संज्ञान होता तो ये कुछ हद तक सही हो जाता, लेकिन भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित है, ये क्या बात है भाई। अनुभूति अलग चीज़ है, किसी चीज़ को फील करना, समझ पाना, और भाषा का उससे कोई संबंध नहीं, लेकिन यहाँ संज्ञान होता तो ठीक था। देखिए तीसरा ऑप्शन करा है, विकास अव्यवस्थित और अप्रत्याशित होता है। देखिए विकास जो है आपका वो अव्यवस्थित नहीं होता है, व्यवस्थित है। और व्यवस्थित कैसे है समझिए, पहले क्या आता है, शैशवावस्था, ठीक, शैशवावस्था आएगा, फिर बाल्यावस्था आएगा, फिर किशोरावस्था आएगा, फिर आपका वयस्कता आएगा, ठीक है, प्रौढ़ावस्था आएगा। तो इस तरह से विकास व्यवस्थित है, नहीं कि अव्यवस्थित है, ठीक है। और देखिए अप्रत्याशित, अप्रत्याशित का मतलब होता है कि आपका
जो प्री डिटरमाइंड ना हो, मतलब जिसको हम प्रेडिक्ट ना कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपका विकास जो होता है वो प्रेडिक्टेबल होता है, अनप्रेडिक्टेबल नहीं होता है, तो ये भी बात आपका गलत है, ठीक। चौथा ऑप्शन देते हैं, भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है। बिल्कुल दोस्तों, ये प्रश्न आपसे सीटेट इस ऑप्शन को भी लेके पूछ लेता है कि भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील काल कौन सा है, तो वहाँ पे आप जानिए अर्ली चाइल्डहुड होता है आपका, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड। और दोस्तों एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आप जब भी पढ़ते हैं, ठीक, तो आपके जितने भी कथन वाले आते हैं, ठीक है, ये किसी ना किसी सिद्धांत से संबंध रखते हैं, ठीक। अगर आपने सिद्धांतों को अच्छे से पढ़ा है, मतलब सिद्धांतों का एक स्पिरिट का मतलब है कि एक खांचा अपने दिमाग में रखा हुआ है, तो आपसे एक कथन वाले जो प्रश्न हैं वो कभी भी गलत नहीं होंगे। आपको क्या करना है, अपने विचारों को, जो मनोवैज्ञानिक है जैसे पियाजे हो गए, वाइगॉत्स्की, उनके विचारों के साथ परिमार्जित कर लेना है, मतलब आप भी उनकी ही तरह सोचने लग जाएं, ठीक है। फिर एक कथन सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं कौन सा प्रश्न है। देखिए आगे आपका 16वां प्रश्न दिया हुआ है कि जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है। देखिए यहाँ भी वही बात है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को इन्हेंस करना है, ठीक है, कि उसका समस्या समाधान कौशल विकसित करना है, डेवलप करना है, ठीक। देखिए उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके, ठीक है, उसे कहकर के समस्या को सुलझाना छोड़ दे। बताइए, एक और कह रहे हो कि विकसित करना है समस्या समाधान कौशल, और एक और यह विकल्प कह रहा है कि सुलझाना ही छोड़ दो, तो भाई कौशल कैसे विकसित होगा, ये बात तो गलत है आपकी, ये बात पूरी तरह गलत हो जाएगी। तीसरा देखते हैं, उसे प्रयोग करने और जोखिम लेने से हतोत्साहित करके। देखिए हतोत्साहित बिल्कुल ही नेगेटिव वर्ड है, उसे हतोत्साहित नहीं करना है। उसे उत्तर प्रदान कर देंगे तो भाई उसको मिल गया मटेरियल, फिर उसको क्या ज़रूरत है काम करने की, विकसित करने की, ठीक है। तो खुद से उत्तर नहीं देना होता है, बल्कि बच्चों को इशारा देना होता है। वाइगॉत्स्की क्या कहते हैं, हाँ, कि जो बच्चे का संभावित विकास क्षेत्र है, जहाँ तक वो सीख सकता है, अगर आपको उससे ज़्यादा सिखाना है, ठीक है, एक स्तर और आगे ले जाना है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करना है, आपको हिंट दे देना है, क्लू दे देना है, ठीक है, हल्का सा उसकी सहायता करना है, लेकिन वो जो कार्य वो खुद से करेगा, ना कि उसकी कोई सहायता करेगा, ठीक है। और पहला ऑप्शन देखिए, उसे मंथन करके और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित। देखिए बिल्कुल हतोत्साहित का जस्ट आपका अपोजिट वर्ड है प्रोत्साहित, और ये जो प्रोत्साहित ये सकारात्मक शब्द होता है, बच्चे को प्रोत्साहित ही करना है। और बच्चा कैसे प्रोत्साहित हो रहा है कि मंथन कर रहा है, ठीक है, समस्या के बारे में अपने मस्तिष्क में मंथन करेगा, विचार करेगा, ठीक है, फिर कुछ उसके अपने पूर्व ज्ञान के मतलब आधार पर कुछ अनुमान लगाएगा, फिर वो समस्या से निपटने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपका पहला सही बात है, 16वें का पहला सही है। आइए अगला देखिए, बस यहाँ हमारा सेशन समाप्त हो जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ नीचे ईमेल आईडी मेरी दी हुई है walaseated@gmail.com, यहाँ पे आप अपने सुझाव को मुझ तक भेज सकते हैं। और नीचे हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जिस पे आप क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के बाद आपको यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस कराए जाते हैं उसके PDF वहाँ पे आंसर के सहित उपलब्ध मैं रोज़ के रोज़ करा देता हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, यहाँ तक देखने के लिए। फिर मिलेंगे कल। थैंक यू सो मच।